डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला की अगली क्लास लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे अकार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ सवालों के क्वेश्चन और आंसर और कार्बनिक रसायन से संबंधित होमवर्क। आप लोग को लग रहा होगा कि ये कार्बनिक रसायन हमें होमवर्क नहीं देते जा रहे हैं, तो इसे आखिर बताएंगे कब। मैंने आपको बोल दिया है, पहले मैं अकार्बनिक रसायन हल कराऊंगा, फिर मैं आपको कार्बनिक रसायन हल कराऊंगा। तब तक आप उसको होमवर्क के रूप में करते जाइए, क्योंकि अभी आप उसको पढ़ रहे हैं वो आपका अधूरा सिलेबस है। जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन मैं कार्बनिक रसायन को भी प्रश्न उत्तर श्रृंखला में शामिल करने का प्रयास करने लगूंगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लैंथेनाइड तत्वों के दो उदाहरण दीजिए और इनके दो मुख्य उपयोग भी लिखिए। तो जैसा कि देखिए, ये 3 नंबर में पूछा गया सवाल है आपका। तो लैंथेनाइड तत्वों के दो उदाहरण जो आप लिखेंगे वो 1 नंबर मिलेगा आपको, और बाकी जो इसके दो उपयोग लिखेंगे उस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देख लीजिए कितना बढ़िया सवाल है, आपको कैसे याद करना होगा उसे। तो चलिए दो लैंथेनाइड तत्वों के नाम हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला तो जानते हैं लैंथेनाइड क्या है। लैंथेनाइड क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में लैंथेनम के बाद, याद रखिएगा, लैंथेनम 57 के बाद के जो 14 तत्व हैं, कितने तत्व हैं जी? 14 तत्व। 14 तत्व हैं, उन सबके गुण लैंथेनम से ही मिलते हैं, याद रख लीजिएगा। अतः उन्हें आवर्त सारणी से बाहर की ओर नीचे की तरफ एक अलग से श्रेणी के रूप में रखा गया है। इस श्रेणी के जो गुण हैं वो लैंथेनम से ही मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम लैंथेनाइड रखा गया है। क्या रखा गया है? लैंथेनाइड। तो आप लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को देखिए, मतलब 58 से लेकर ये होगा 71 तक। तो आपसे पूछा गया है कि दो उदाहरण दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप लैंथेनाइड पढ़ेंगे तो जहाँ से शुरू होता है उसको याद कर लीजिए और जहाँ पे ख़त्म होता है उसको याद कर लीजिए। CE से LU तक, सीरियम और ल्यूटेटियम, सीरियम और ल्यूटेटियम, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, सीरियम और ल्यूटेटियम। याद कर लीजिएगा, ये सीरियम है और ये ल्यूटेटियम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और हाँ, अगर आप कुछ और तत्व लैंथेनाइड में याद करना चाहते हैं तो मैं 2-3 के नाम लिख देता हूँ, आप उनको याद कर लीजिएगा। मैं केवल प्रतीक और परमाणु क्रमांक लिखूंगा, नाम लिखना आपका काम है। देखिए, एक है EU, जो कि परमाणु क्रमांक नंबर 63 है, जिसे बोलते हैं यूरोपियम। यूरोपियम, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका आता है GD 64, इसको बोलते हैं गैडोलीनियम। गैडोलीनियम। उसके बाद आपका आता है ER, जिसे बोलते हैं अरेबियम। अरेबियम, ये है 68। तो मैंने कहा कि आप याद करेंगे दो, आप याद करेंगे दो, सीरियम और ल्यूटेटियम अवश्य, लेकिन ये बाकी 3 एक्स्ट्रा रूप में आप याद कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके कि लैंथेनाइड क्या हैं और इनके दो उदाहरण। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि लैंथेनाइड किसे कहते हैं। तो लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों के गुण लैंथेनम से ही मिलते हैं, इसीलिए इन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है और इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी के नीचे एक अलग श्रेणी के रूप में रखा गया है। ठीक है, अब इसके दो मुख्य उपयोग देख लीजिए फटाफट। पहला उपयोग आपकी स्क्रीन पर, मिस मेटल बनाने में। मिस मेटल बनाने में, याद कर लीजिएगा, मिस मेटल बनाने में। तो जो आप मिस मेटल बना रहे हैं इसमें 95% होता है लैंथेनाइड, ध्यान दीजिएगा, 95% होता है लैंथेनाइड। ठीक है, उसके बाद 5% होती है Fe, 5% लगभग होती है Fe। तो ये जो मिस मेटल है इसका उपयोग किस लिए होता है? जो आप लोग सिगरेट लाइटर देखते हैं, सिगरेट या गैस लाइटर जो आप लोग देखते हैं, वो इसी के बनाए जाते हैं। सिगरेट लाइटर या गैस लाइटर, उसमें जो पदार्थ लगा होता है वो इसी से बनता है। तो ये पहला उपयोग होगा आपका। दूसरा उपयोग जेट विमान। जेट विमान मतलब समझ ही रहे होंगे, लड़ाकू विमान। तो जेट विमान के पुर्जे बनाने में, जेट विमान के पुर्जे बनाने में
ध्यान दीजिएगा आप लोग, जेट विमान का पुर्जा भी इससे बनाया जाता है। तीसरा, गैस लैंप का मेंटल बनाने में, गैस लैंप का मेंटल बनाने में, मेंटल, ठीक है, गैस लैंप का मेंटल बनाने में, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका उपयोग हो गया, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। आपसे 2 उपयोग पूछा है और देखिए कितना अच्छा सवाल है, इस पर आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। कितने नंबर मिल रहे हैं? 3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जो कि 1 नंबर में पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है? संक्षारण को बचाने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर सबसे टिकाऊ धातु की प्लेटिंग कौन सी होती है? 4 ऑप्शन है, एक कॉपर की है, टिन की है, निकिल की है और जिंक की है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये जो सवाल है हमारा, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विद्युत रासायनिक श्रेणी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम ये प्लेटिंग शब्द की बात करते हैं तो प्लेटिंग का मतलब क्या होता है? एक धातु की परत पर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना, एक धातु की परत पर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना। ये बात को तुमको ध्यान में रखना आपको, जिससे उस धातु का संक्षारण ना हो। तो ये प्लेटिंग किस लिए की जाती है? संक्षारण से बचाने के लिए की जाती है। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्लेटिंग या इसे गैल्वनीकरण भी कहते हैं। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना, या यशद लेपन भी इसे कहा जाता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग, यशद लेपन अगर पूछा गया क्या है तो क्या होगा? एक धातु की परत पर दूसरे धातु की परत का चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है वो कहना चाहता है कि आप बताइए कि इन चारों में से सबसे प्रभावी कौन होगा या सबसे बढ़िया कौन सा होगा। तो चूंकि जब प्लेटिंग की जाती है ना, तो की कैसे जाती है देखिएगा आप लोग। लोहे पर प्लेटिंग करनी है। अब अगर लोहे पर प्लेटिंग करनी है तो आपको लोहे की छड़ को लेना पड़ेगा और उस लोहे की छड़ को बनाना पड़ेगा कैथोड। क्या बनाना पड़ेगा? कैथोड। और जिसका प्लेटिंग करना है, जिसका मान लीजिए आप कॉपर का ही करना चाहते हैं, टिन का या निकिल का या जिंक का करना चाहते हैं, उसका आपको एनोड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एनोड। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एनोड से आयन जाएंगे विलयन में। किस में जाएंगे? विलयन में। क्योंकि आपने विद्युत अपघटन पढ़ रखा है, उसमें क्या होता है, एक बर्तन होता है जिससे बर्तन में विद्युत अपघट्य का विलयन भरा गया होता है। क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य का विलयन भरा होता है। तो क्या होता है? एनोड से आयन जाते हैं विलयन में और फिर विलयन से वही आयन चले जाते हैं कैथोड पर, अर्थात लोहे के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। इसका मतलब एक प्रकार से एनोड जाकर चिपक गया किस पर? कैथोड पर। और यही हो गई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अर्थात गैल्वनीकरण या यशदलेपन, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिए। इस प्रकार ये जो लोहा हमारा था, लोहे पर लेप किसकी चढ़ गई? लोहे पर चढ़ गई लेप जो पदार्थ का हम चढ़ाना चाहते थे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे फायदेमंद कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक जो आयरन है, इन पांचों को आप ईसीएस के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, अर्थात ऊपर से नीचे व्यवस्थित करिए। तो उसमें देखेंगे आप सबसे ऊपर जेडेयन आता है, फिर आपका आता है एफई के बाद आपका आता है नीचे निकिल के बाद आपका आता है टिन, और टिन के बाद आपका आता है कॉपर। जेडीएन, एफई, एनआई, एसएन, सीयू, इतनी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब क्या करना है? आपने देखा कि जब आप ईसीएस याद करते हैं तो ऊपर वाला अधिक सक्रिय होता है और नीचे वाला कम सक्रिय होता है, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहीं और बता देता हूँ कि जो ईसीएस में ऊपर वाले लोग हैं वो लोग एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं वो लोग कैथोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैथोड। अब आशा करता हूं कि आपको अपना उत्तर मिल गया होगा, आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कैथोड तो आपने लोहे का बनाना ही है, क्योंकि आप लोहे पर तो प्लेटिंग ही कर रहे हैं। तो एनोड आपको बनाना पड़ेगा जो उससे ऊपर होगा, क्योंकि अगर आप उससे नीचे वाला लेंगे तब लोहा खुद एनोड बन जाएगा, याद करिए। लेकिन आपको लोहे को क्या बनाना है? कैथोड। तो इसमें लोहे से ऊपर आपको कौन दिखा? जिंक दिखा। तो सबसे प्रभावी प्लेटिंग कौन सी होने वाली है? जिंक की प्लेटिंग होने वाली है। तो सवाल ये बनता है कि ये जिंक की प्लेटिंग की क्यों जाती है। तो देखिए, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। ये आपका लोहा है। अब चूंकि जब ये लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, नमी
और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो तुरंत ही इस पर जंग लगने लगता है। क्या लगने लगता है? जंग लगने लगता है। परंतु जब इस लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो जब लोहा या नमी यहाँ पे संपर्क में आती है तो जिंक के ऊपर संपर्क में आती है, जिससे जिंक का एक ऑक्साइड उसके ऊपर बन जाता है और वह नमी और वायु को इस लोहे के संपर्क में जाने नहीं देता है। और जब ये नमी और वायु लोहे के संपर्क में नहीं पहुंचती है तो जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। तो इस प्रकार जिंक उसको बचा लेता है। दूसरी चीज़, एक और फायदा होता है इससे, जब कोई अम्ल यहाँ पर आता है, क्या आता है? अम्ल। तो अम्ल से आपको मालूम होगा कि ये जो धातुएं हाइड्रोजन निकाल सकती हैं। तो चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं सब हाइड्रोजन हटा देंगी, मतलब यहाँ तक की धातुएं हाइड्रोजन हटा सकती हैं, परंतु इनमें सबसे तेज कौन हटाएगा? जो सबसे ऊपर रहेगा, जिंक। तो इसका मतलब जब जिंक और आयरन, देखिए ये आपका आयरन है Fe, जो आपने ऊपर परत लगाया वो है जिंक की। तो अगर अम्ल आएगा तो पहले वो जिंक से क्रिया करेगा, पहले आयरन से करेगा? पहले जिंक से क्रिया करेगा। इसका मतलब आयरन तब भी बचा रह जाएगा, जिससे आयरन का संक्षारण नहीं होगा। इसीलिए जिंक की प्लेटिंग दमदार मानी जाती है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए इस पर निकिल की परत चढ़ा देते, निकिल की, और जैसे ही आप इस पर लगाते अम्ल, तो अम्ल निकिल से न क्रिया करके किससे क्रिया करने लगता? आयरन से, और आयरन का क्षरण होने लगता, मतलब उसका संक्षारण होने लगता। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। इसीलिए सबसे प्रभावी जो प्लेटिंग है वो कौन सी है? सबसे प्रभावी प्लेटिंग जिंक की प्लेटिंग है। आप इसको दो तरीके से आंसर दे सकते हैं। पहला आपका, सबसे पहला आंसर आपका क्या दिख रहा है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से, जो ऊपर है उसको एनोड बनाना है, जो नीचे है उसको कैथोड बनाना है। तो अगर आप Fe पे परत चढ़ाना चाहते हैं तो उसका कैथोड बनाना ही पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रख लीजिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जिस धातु पर परत चढ़ानी है उसे क्या बनाते हैं, एनोड की कैथोड, तो आपका जवाब हमेशा होगा कैथोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। और जिस धातु की परत चढ़ानी होगी उसका हमेशा क्या बनाते हैं? एनोड। तो एनोड तभी बन सकता है जब यह ECS में ऊपर रहेगा। तो ECS में आयरन से ऊपर कौन है? Fe है। इसका मतलब वही आंसर सही होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए सब के सब ऊपर हों तो जो ज़्यादा तेज जाएगा वो ठीक होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल पे बढ़िए। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर दनादन दागा गया है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा। क्योंकि अभी तक आपका पोटेशियम परमैग्नेट, यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है? पोटेशियम परमैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। याद रखिएगा, ये आपके सिलेबस से कटा हुआ था, लेकिन इस सारे सिलेबस में पुनः आ गया है। ये भी आ गया है और K2Cr2O7 भी आ गया है। याद कर लीजिएगा आप लोग, K2Cr2O7 भी आ गया। दोनों आपके सिलेबस में आ चुके हैं। ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि MnO2 से पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में क्या रखना है, आप देखेंगे यहाँ पे कि MnO2 शब्द लिखा हुआ है। क्या आपने इसको पढ़ा हुआ है? क्या आपने इसको इम्पॉर्टेंट रूप में पढ़ा हुआ है? तो मेरा जवाब है हाँ, आपने इसको इम्पॉर्टेंट रूप में पढ़ा हुआ है। कैसे? आपको एक रिएक्शन लिखवाया गया होगा, पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैग्नेट का निर्माण। तो यही जो है, यही है पाइरोलुसाइड। जो MnO2 है यही है पाइरोलुसाइड। इसका मतलब इस पाइरोलुसाइड से हमको KMnO4 का निर्माण करना है। तो सबसे पहला चीज आप देखिए कि इसकी निर्माण की विधि जो होती है दो पद में होती है। कितने पद में होती है? दो पद में। आप पहला पद नोट करिए, मैं रिएक्शन खाली यहाँ पे लिखूंगा। तो पहले पद में क्या होगा कि सर्वप्रथम पाइरोलुसाइड का ऑक्सीकरण KOH की उपस्थिति में O2 से कराते हैं। सर्वप्रथम पाइरोलुसाइड का ऑक्सीकरण KOH की उपस्थिति में O2 से कराते हैं, जिससे पोटेशियम मैग्नेट बनता है, जिससे पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है। तो जरा रिएक्शन देखिए आप लोग, MnO2 KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में O2 से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, मतलब वायुमंडलीय O2 से कराना है और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो बनता है आपका K2MnO4।
जिसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। नाम लिख लीजिएगा आप लोग, पोटेशियम मैग्नेट। ये होता है हरे रंग का पदार्थ और प्लस साथ में बनता है H2O, साथ में बनता है H2O। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप करेंगे 3, उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपको कर देना है 2, 2 के बाद यहाँ पे कर देना है आपको 4, 4 के बाद यहाँ पे तीर के बाद आपको कर देना है 2 और फिर H2O के साथ भी आपको कर देना है 2। इस तरह से ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो अभी तो ये पहला पद था जिसमें आपको पोटेशियम मैग्नेट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? पोटेशियम मैग्नेट मिला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन के विलयन में प्रवाहित कर देते हैं। किसके विलयन में प्रवाहित कर देते हैं? क्लोरीन के विलयन में प्रवाहित कर देते हैं। तो दूसरा पद आप लोग देख लीजिएगा, K2MnO4 प्लस Cl2। तीर के बाद क्या होगा? KMnO4 और प्लस KCl बाहर चला जाएगा। यही है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इस तरह से देखिए 2 पद में आपका निर्माण हो गया पाइरोलुसाइड से पोटेशियम पर मैग्नेट का। ये आपको लिखने के लिए आएगा, गारंटीड लिख के ले लीजिए, 2 नंबर में आने वाला है ये, 2 और 1 3 नंबर में, क्योंकि एक इसका रिएक्शन भी साथ में है। ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए ये आपका निर्माण की विधि हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं इसका KNO2 से क्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो अम्लीय पोटेशियम परमैग्नेट है अर्थात जो KMnO4 है, ये अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का काम करता है और प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। तो आप रिएक्शन लिखेंगे नीचे, कैसे होता है इसका रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे होता है KMnO4 जो होता है अम्लीय माध्यम में आता है। किस माध्यम में आता है जी? अम्लीय माध्यम में आता है। और ये जैसे ही अम्लीय माध्यम में आता है, इसमें जो दोनों धातुएं हैं पोटेशियम वो भी अपना सल्फेट बना लेती हैं और मैग्नीज वो भी अपना सल्फेट बना लेती हैं। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ये जो H2SO4 में पोटेशियम और मैग्नीज है दोनों हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसलिए वो अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे MnSO4। उसके बाद प्लस हाइड्रोजन है तो आपको H2O बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? H2O। और प्लस में यहाँ क्या निकलता है बता सकते हैं क्या आप? नवजात ऑक्सीजन। क्योंकि ये क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। याद रख लीजिएगा, ये प्रबल ऑक्सीकारक है जो किसी का ऑक्सीकरण करेगा। कैसे करेगा? यही ऑक्सीजन दे रहा है उसी से करेगा। ठीक है ना, ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब देखिए दूसरा रिएक्शन क्या हुआ। आपने इसकी क्रिया किससे करानी थी? इसकी क्रिया आपको करानी है KNO2 से। किससे करानी है? KNO2। जरा बात मैं करता हूँ आपसे। KNO2 में जो NO2 है इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रबल प्रवृत्ति होती है और ये अपने आप को NO3 में बदलना चाहता है। समझिएगा ध्यान से, NO2 जो है अपने आप को किस में बदलना चाहता है? NO3 में ऑक्सीजन जोड़ के। कहाँ से मिलेगा? ये इसको फटाक से ऑक्सीजन दे देगा और कहेगा ले भैया जुड़ जो। याद रख लेना, तुरंत ही कहेगा ले जुड़, मैं दे रहा हूं तुमको, डर मत। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? जैसे ही KNO2 आएगा KMnO4 कहेगा ले ऑक्सीजन पकड़ पकड़। ध्यान दीजिएगा, तुरंत ही ये अपने आप को बना लेगा KNO3। अब आप या तो रिएक्शन इसी पे छोड़ दीजिए या तो आप इसे बैलेंस कर दीजिए। तो एक प्रकार से ये था नाइट्राइट, नाइट्राइट ये बन गया नाइट्रेट। क्या बन गया? नाइट्रेट। तो याद कर लीजिए, नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करेगा। ऐसे ही सल्फाइट को याद रखिएगा, अगर सल्फाइट आपने ले लिया तो उसको किस में ऑक्सीकृत करेगा? सल्फेट में करेगा। अगर आपने फास्फाइट ले लिया, क्या ले लिया? फास्फाइट ले लिया, तो फास्फाइट को किस में करेगा? फास्फेट में करेगा। यही तो इसका काम है, ऑक्सीजन देगा और सबको 8 से 8 बना देगा। तो आपको 3 रिएक्शन यहाँ पे तैयार हो गए, चाहे KNO2 पूछे, चाहे K2SO3 पूछे, चाहे K2PO3 पूछे, K3PO3 पूछे। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा।
उसके बाद आप इसमें एक चीज़ और ध्यान में रख लेंगे कि यहाँ पर आपको के की जगह Na भी ले सकते हैं, NaNO2 भी ले सकते हैं, सोडियम नाइट्राइड से भी यही क्रिया होगी। अब Na हो के हो फर्क थोड़ी ना पड़ता है, हमें क्या पकड़ना है, हमें तो इस नाइट्राइड को पकड़ना है ना। तो आप उस नाइट्राइड को पकड़िएगा और उससे अपना काम करिएगा। ध्यान में रखिए इस बात को, नाइट्राइड पकड़िए और उससे काम करिए, नाइट्राइड पकड़िए उससे काम करिए, नाइट्राइड बदलेगा नाइट्रेट में। तो ये आपने देख लिया कि KMnO4 को पाइरोलुसाइड से कैसे बनाते हैं और KMnO4 जब अपनी रासायनिक क्रिया करता है तो कैसे करता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि इसकी ऑक्सीकारक क्रियाएं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVIMP मैंने बोला हुआ था, आपको उसमें पढ़ना होगा, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया और तगड़ा सवाल है आपके लिए, जो कि अभी तक सिलेबस से कटा हुआ था, इस साल ये सिलेबस में आया है, और अगर आया है तो आपके सामने भी आएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो बहुत दिन बाद आता है वही तो आपके सामने आता है। ठीक है, तो देखिए जरा इस सवाल को, निपटिए इससे थोड़ा। क्या कह रहा है, CuSO4 का एक विलयन है, इसको 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो सबसे पहला तो आप देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, विद्युत धारा और विद्युत अपघटन का बात की गई है। तो विद्युत अपघटन से संबंधित हमारे केमिस्ट्री में एक ही नियम है जिसे हम कहते हैं फैराडे का नियम। कौन सा नियम कहते हैं, फैराडे का नियम। और जब फैराडे के नियम का, प्रथम नियम का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो फैराडे के नियम से प्रथम नियम का फॉर्मूला निकल के आता है W/E इज इक्वल Q/F, जहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल E इंटू Q/F। और Q क्या है, प्रवाहित होने वाला आवेश। आवेश Q का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, IT। तो देखिए फॉर्मूला बन गया EIT/F, ये आपका W का फॉर्मूला है, किसके नियम से, फैराडे के नियम से। किसके नियम से है, फैराडे के नियम से है, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए, आपने फॉर्मूला तो याद कर लिया, लेकिन सवाल में दिया क्या क्या गया है, बातें की जाए। W जो है वो मात्रा है, द्रव्यमान तो पूछ ही रहा है, अर्थात सबसे पहले आप उसी को छाप दीजिए कि द्रव्यमान W आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छी बात है। 2 एम्पियर की धारा है, तो धारा को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, धारा को आप प्रदर्शित करते हैं I से, जो कि 2 एम्पियर की है, लिख लीजिए। 450 सेकंड है, तो इसके बारे में तो आप परिचित ही होंगे कि ये समय है, समय है, कितना सेकंड है, 450 सेकंड है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप आगे देखिए क्या आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CuSO4 का विलयन है, सब कुछ तो यहाँ पे मिल गया। अच्छा है कि F नहीं मिला हुआ अभी। F को जानते हैं क्या बोलते हैं, F को बोलते हैं एक फैराडे, F को बोलते हैं एक फैराडे या फैराडे नियतांक। F को बोलते हैं एक फैराडे या फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम, याद रख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे। उसके बाद देखिए CuSO4 है आपका विलयन, और यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है E। तो जो E है वो क्या है, जरा इसको निपट लीजिए इससे। E है आपका तुल्यांकी भार, क्या है, तुल्यांकी भार। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो पहले आप CuSO4 में आयन तो जान लीजिए क्या है, CuSO4, इसमें जो आयन है वो है Cu2+ और SO4 पे 2-। तो आपको मुक्त होने वाली मात्रा किसकी निकालनी है, आपको मुक्त होने वाले कॉपर की मात्रा निकालनी। जरा यहाँ पे देखिए कॉपर की मात्रा, तो आप यहाँ से केवल पकड़ेंगे कॉपर को, किसको पकड़ेंगे, कॉपर को। तो Cu2+ का आप निकालेंगे तुल्यांकी भार E बराबर जानते हैं क्या होता है, यहाँ होता है Cu का परमाणु भार। फॉर्मूला देख लीजिए, किसी भी आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, पहले आप उसका परमाणु भार लिख लीजिए, चाहे अगर अणु है तो अणु भार लिख लीजिए, और नीचे उसका आवेश लिख दीजिए, नीचे उसका क्या लिख दीजिए, आवेश। यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, नोट कर लीजिएगा इसको, परमाणु भार ऊपर, उसका आवेश नीचे। अरे वही तुल्यांकी भार का हमने फॉर्मूला पढ़ाया जी, मोलर द्रव्यमान बट्टे N। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था जब हम नॉर्मलता पढ़ रहे थे तब, मोलर द्रव्यमान बटे N, जहाँ पे N क्या होता है, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है, याद रखिएगा, क्षार की
अम्लता होती है, जबकि लवण की धन संयोजकता होती है। क्या होती है? धन संयोजकता होती है। ये कहानी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये आपकी लवण की धन संयोजकता होती है, तो यहाँ पे लवण था इसीलिए इसकी धन संयोजकता की बात करेंगे, तो हम इसके धनायन की बात कर लेंगे। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको हम हटाते हैं, आगे बढ़िए। आप देखिए, आप लोग कॉपर का परमाणु भार आप जानते ही हैं 63.5, और नीचे इसका जो आवेश है वो कितना है? 2 है। तो काट दिया जाए क्या इसको? हमको तो लगता है काटना नहीं चाहिए, अभी हो सकता है बाद में कुछ फ़ायदा हमको मिल जाए, तो हम लोग ई को इसी पे छोड़ देते हैं। अब अपने सवाल पे चलते हैं। फैराडे के नियम से पता चला हमको कि फॉर्मूला लगाना है W = EIT/96,500। तो आपको पता तो चलना चाहिए कि आपने ये फैराडे का ही नियम क्यों लगाया। तो फैराडे का नियम हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे देखिए समय दिया है, धारा दिया है, विद्युत अपघटन दिया है, और इससे संबंधित हमारे केमिस्ट्री में एक ही नियम है, फैराडे का नियम, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका फॉर्मूला ये है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों को यही फॉर्मूला इसमें लगाना है। अगर सवाल में कहीं आवेश सीधे सीधे दे दिया होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन हमें लगाना पड़ा इस फॉर्मूले को। तो चलिए, कुछ नहीं है, निपटते हैं इससे, देखते हैं। आपको W निकालना है। E आपने देखा आपका आया 63.5 और बट्टे कितना? 2। आपको I कितनी प्रवाहित करनी थी? 2 एम्पियर की। समय 450 सेकंड तक प्रवाहित करना था। नीचे आपको मिला 96,500 कूलाम। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप लोग देखिए, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आपका बचा 63.5 × 450। एक जीरो से आप एक जीरो भी काट दीजिए। क्या नीचे वाला आपका 15 से कि ये कटेगा? क्या नहीं कटेगा। 5 से काट देते हैं, 5 9 45, और 5 से आप इसको काट दीजिए। 5 1 5 46, 5 9 45, एक बचा 15, 5 3 15, और आगे लग गया 0। चलिए, तो अब जरा देख लीजिए, ये आपके सामने वैल्यूज़ क्या आने वाली हैं। ये आपके सामने आया 63.5 × 1930 और बटे आपको मिला, एक मिनट, क्या कर रहे हैं जी, गलत काम कर रहे हैं। ये नहीं आएगा, 9 आएगा ना, ऊपर है 9 और बट्टे 1930। तो जरा इनका गुणा कर लिया जाए। 63.5 में 9 का, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 3 27, 4 31 को 1 हासिल 3, 9 छक्का 54, 3 57, ये आया, और नीचे आपका आ गया 1930। तो आप इसमें 571.5 में भाग दे दीजिए। 571.5 में आप भाग दे दीजिए 1930 का, तो जो इसका उत्तर आएगा 0.296 समथिंग आएगा। देखिए, इसका काटने के बाद जो आंसर आया वो आपका आया 0.296 ग्राम। मतलब ये जो कॉपर है वो 0.296 ग्राम प्राप्त होगा हमको। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए, या लगभग बोल सकते हैं आप 0.30 ग्राम, क्योंकि 296 है तो आप इसको 300 लिख सकते हैं या 30 लिख सकते हैं। 0.30 ग्राम इतना आपको कॉपर प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आता है तो आप उसको ज़रूर लगा लेंगे, और ये समझ कर लगाएंगे कि इस टाइप के सवाल में फैराडे का नियम ही क्यों लगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब भी धारा या आवेश की बात होगी और विद्युत अपघटन शब्द की बात होगी और इलेक्ट्रोड या ये एनोड या कैथोड पर निक्षेपित मात्रा की बात होगी, तो हमेशा आप ध्यान में रख लीजिए फैराडे का नियम ही लगने वाला है। क्योंकि हमारे सिलेबस में एक ही ऐसा नियम है जो विद्युत अपघटन और धारा प्रवाह में संबंध की बात करता है। ठीक है ना, अन्यथा कोई और नियम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल को आप जरूर लगाइएगा, अपने मन से मेहनत करिएगा। आज का हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसे मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको ज़रूर लगा कर आइए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो देखा जाए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उभयदंती नाभिक राशि समूह क्या है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आप क्या क्या जानते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक रागी। अब देख लीजिए एक नाभिक राशि शब्द भी आ गया है, तो ये समझ लीजिए नाभिक रागी ही है, हो सकता है उससे मिसप्रिंट हो गया हो। ये नाभिक राशि भी इसको बोलते ही हैं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये है क्या। चूँकि इसमें लिखा हुआ है उभयदंती, तो मैंने आपको
उप सहसंयोजी यौगिक में एक उभयदंती लिगैंड शब्द पढ़ाया हुआ था। उभयदंती लिगैंड अर्थात उनमें दो ऐसे परमाणु होते हैं जो दाता परमाणु का काम कर सकते हैं। वही इसमें भी होता है कि ऐसे नाभिक स्नेही जिनमें दो आक्रमणकारी समूह होते हैं, ऐसे नाभिक स्नेही जिनमें दो आक्रमणकारी समूह होते हैं क्या कहलाते हैं? नाभिक उभयदंती नाभिक राशि समूह कहलाते हैं। परिभाषा लिखिएगा, ऐसे नाभिक स्नेही मतलब NU माइनस से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते ही होंगे। तो ऐसे नाभिक स्नेही जिनमें दो आक्रमणकारी, कितने? दो आक्रमणकारी समूह होते हैं। दो आक्रमणकारी समूह होते हैं। कितने होते हैं? दो आक्रमणकारी समूह होते हैं, उभयदंती नाभिक राशि समूह कहलाते हैं। उभयदंती नाभिक राशि समूह कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एक होता है CN, तो CN में एक बार C पर माइनस आता है और CN में एक बार N पर माइनस आता है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कैसे, जरा देखिए। आप एक उदाहरण लीजिए, KCN। तो KCN में क्या हुआ कि आपको ये एक आयनिक यौगिक दिख जाता है। क्या दिख जाता है? आयनिक यौगिक। इसमें वास्तव में हुआ क्या था कि कार्बन जो था नाइट्रोजन से 3 बंध तो बना लिया था, परंतु उसे अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और उसके इलेक्ट्रॉन को ये CN ग्रहण कर लेता है। तो अगर आप बताइए K+ बना के भाग गया तो ये जो माइनस है वो किस पर आएगा? C पर आएगा। किस पर आएगा? C पर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आक्रमणकारी है वो कौन है? यहाँ पर जो आक्रमणकारी है वो कौन है? C है। कौन है? याद रखिएगा, आक्रमणकारी जो है यहाँ पे वो C है, क्योंकि C पर माइनस आवेश आया हुआ है, यही चार्ज है, यही जाएगा प्लस वाले हिस्से के पास जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो यौगिक जुड़कर बनेगा वो यौगिक बनेगा CN वाला यौगिक होगा, जिसे हम साइनाइड नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे जी? साइनाइड नाम से जानेंगे। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। तो जब भी आप KCN लेंगे तो बनने वाला यौगिक साइनाइड होगा, बनने वाला यौगिक साइनाइड होगा। दूसरे आप बात करिए AgCN की। किसकी बात करिए? AgCN की। तो जब हम AgCN की बात करते हैं तो ये एक सहसंयोजी यौगिक हो जाता है। क्या होता है? सहसंयोजी यौगिक। ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या होगा यहाँ पे। इसमें एक बॉन्ड बना हुआ है, Ag ने तो अपना दिया नहीं है, इसका मतलब ये जल में घुलकर आयन तो बनाएगा नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें वही कहानी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, कार्बन से दूर चला जाएगा। इसका मतलब जो इसमें ये समूह बनेगा उसमें ऋणावेश किस हिस्से पर आता हुआ दिख रहा है आपको? N वाले हिस्से पर आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब जब ये कहीं पर जाकर जुड़ेगा तो जुड़कर NC बनाएगा, जिसे आप लोग बोलते हैं आइसोसायनाइड। जिसे आप लोग बोलते हैं आइसोसायनाइड। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। तो आपको दो प्रकार के यौगिक मिल गए। अब मैं आपको पहले ही दो चीज़ें लिख के बता देता हूँ कि KCN जो है ये जब जुड़ेगा तो CN बनाएगा। क्या बनाएगा? CN। जैसे RCN कर दीजिए आप, साइनाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? साइनाइड। दूसरा, अगर आपने क्रिया करा दी AgCN से, क्या करा दिया आपने? AgCN से करा दी, तो CN ना बन के ये RNC बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे आइसोसायनाइड। क्या कहेंगे जी? आइसोसायनाइड। ठीक है। ये आपकी कहानी हो गई। तो अब इस तरह से इसमें बात कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसका उदाहरण समझाना है ना हमको, तो मैंने आपको दिखा दिया। हेलो एल्केन की KCN और AgCN से क्या क्रिया होगी, तो देख लीजिए ना, मैंने आपको ये लिखवा दिया तो आपके रिएक्शन तो तैयार हो गए अब, कि जब भी KCN लेंगे आप तो इधर CN बनेगा, और जब भी AgCN लेंगे आप तो उधर NC बनेगा। उधर क्या बनेगा? NC बनेगा। रिएक्शन देख लीजिए इसका। रिएक्शन किससे कराना है आपको? हेलो एल्केन से कराना है, मतलब RX से कराना है। तो RX की क्रिया जब आप KCN से कराएंगे तो क्या बात बनेगा? RCN बन जाएगा। RCN और प्लस निकल जाएगा बाहर KX। लेकिन वहीं जब हम इसी RX की क्रिया कराएंगे आपका AgCN से, किससे कराएंगे जी? AgCN से कराएंगे तो आपका बन जाएगा RNC, क्योंकि इसमें N जुड़ने के लिए आएगा, इसलिए RNC बनेगा। उसके बाद प्लस में आपका निकल जाएगा बाहर AgX। ये हो जाएगा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रिएक्शन।
ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए। ये वाला मैंने आपको लिखवाया है और ये मैंने आपको नहीं लिखवाया था, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए कनेक्टिंग रिएक्शन के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैंने कहा था ना, अगर आप CN बंध का जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, जल अपघटन अर्थात HOH से क्रिया कराते हैं, तो वह किस फॉर्म में बदलता है, COOH फॉर्म में बदलता है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि उभयदंती नाभिक स्नेही क्या है, उभयदंती नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण लेकर समझाइए। तो उदाहरण भी मैंने ले लिया, 2 उदाहरण आपको ले लिए मैंने, कि जब CN था तो C सिंगल बॉन्ड N था। देखिए यहाँ से आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि K प्लस बना लिया तो C पर माइनस आया, क्योंकि C ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ था। जबकि इस वाले में देखिए कि सहसंयोजक बंध बना हुआ था, इसीलिए साझे का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर आकर्षित था। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। अतः इसमें नाइट्रोजन जुड़ने के लिए जाता है तो बन जाता है NC, ठीक है। यही मैंने उदाहरण आपको बताया यहाँ पर कि अगर आप लेते हैं KCN तो आयनिक यौगिक है, इसलिए CN बनेगा। अगर आप लेते हैं AgCN तो सहसंयोजी यौगिक है, इसीलिए NC बनेगा। मैंने आपको ये भी बता दिया गया क्यों ऐसा होता है। यहाँ पर सहसंयोजी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन उसको पूरी तरह से देता नहीं है, अतः इसके इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपनी ओर खींचता है और उस पर माइनस आवेश आता है, तो यहाँ जुड़ने के लिए N जाता है। जैसे R प्लस अगर बनाया हुआ है तो अब N माइनस और C करके आएगा तो N ही तो जुड़ेगा ना इसके साथ। लेकिन अगर R प्लस बना हुआ है और CN माइनस C अपना माइनस लेके आ रहा है तो कौन जुड़ेगा उसके साथ, C जुड़ेगा, इसीलिए CN बनता है और इसमें NC बनता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, और अगर नहीं नोट किया होगा तो आप इसे वीडियो को बैक करके जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के होमवर्क को देखेंगे, जो कि आपका रहेगा कार्बनिक रसायन से संबंधित, कार्बनिक रसायन से संबंधित। तो देखिए आज का पहला होमवर्क आपकी स्क्रीन पर दागा जाता है। क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल के निर्जलन की अभिक्रिया को चरणबद्ध तरीके से बताइए, जो कि आपका E1 और E2 क्रियाविधि थी। तो ये आपका E2 क्रियाविधि देता है, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो तृतीयक वाले होते हैं वो E1 देते हैं, बाकी द्वितीयक और प्राथमिक जो होते हैं E2 देते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लेंगे। तो आपको E2 क्रियाविधि इसमें लिखनी है टोटल विस्तारपूर्वक एथेनॉल का उदाहरण लेकर। फिर आपका क्या कह रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल यौगिकों की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर अल्कोहल बनते हैं। आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया था तो प्राथमिक बना था, अन्य एल्डिहाइड लिया था तो द्वितीयक बना था, और कीटोन लिया था तो तृतीयक बना था। जाके जरा देखिएगा नोट में अपने, कहाँ पे मिलेगा ये आपको, ये आपको मिलेगा अल्कोहल बनाने की विधि में। कहाँ मिलेगा, अल्कोहल बनाने की विधि में। उसके बाद यहाँ देखिए फिनॉल की चले जाइए, सक्रियता को स्पष्ट करना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों देता है, इलेक्ट्रॉन रागी भी लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों देता है ये आपको बताना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया था, जैसे क्लोरोबेंजीन में हमने चित्र बना के समझा था, वही मैंने फिनॉल में भी आपको बताया था, तो उसी चीज़ को आपको लिखना है। और 3 उदाहरण लिखना है आपको, 3 उदाहरण। तो कौन कौन से आप लिख देंगे, एक आप लिख दीजिएगा हैलोजनीकरण, एक आप लिख दीजिएगा नाइट्रीकरण, और एक आप लिख दीजिएगा सल्फोनीकरण। आपको मालूम ही है कहाँ कहाँ जुड़ेगा, सब जगह आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, सब जगह आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। और एक चाहे तो आप ब्रोमीन जल की भी क्रिया ले सकते हैं, ब्रोमीन जल की क्रिया, ठीक है। बहुत सारी क्रियाएं आपके पास हैं, रीमर टीमैन अभिक्रिया इसकी ले लीजिएगा, कॉल्बे श्मिट ले लीजिएगा, सब में आर्थो पर ही तो बनता है ना, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क था, आज का आपका लास्ट होमवर्क है, देख लीजिए। शायद ये सवाल मैंने कल आपको दिया था क्या, अगर दिया था तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं दिया था तो आप इसको देखिए और हल करने का प्रयास करिए। 4 नंबर में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के सवाल आपसे 4 नंबर में पूछे ही जाएंगे। 99.9% पूरा होने में लगा समय, अर्धायु का 10 गुना होता है। 2 इक्वेशन बनाने हैं, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से, बाकी सॉल्व करना है। कल की क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा पूरा आपको, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, टाटा बाय बाय। पढ़िए, हंसिए और दूसरों को हंसाते रहिए, लेकिन पागलों की तरह नहीं, थोड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो एक बार इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।